जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्यकालीन इतिहास जानने के साहित्य स्रोत। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत पे ईरानी और यूनानी आक्रमण पे क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो मौर्य राजवंश के इतिहास को जानने के साहित्य स्रोतों पे क्लास है। इसके बाद हम लोग को प्रॉपर देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। जैसे किसी भी इतिहास को जानने के दो साधन होते हैं, पहला पुरातात्विक साधन और दूसरा साहित्यिक साधन। तो उसमें से हम लोगों ने साहित्यिक साधन पहले देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे पुरातात्विक साधन। साहित्यिक साधन की बात करें कि साहित्य स्रोतों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो साहित्य स्रोतों के अंतर्गत जितने ग्रंथ होते हैं और लेखनी होती हैं वो सब आते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जैसे कि अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, मृदभांड आ जाएंगे, मानव जीवाश्म आ जाएंगे, इत्यादि जो चीजें रहती हैं, मृदभांड आ जाएंगे। ये सब जो चीजें रहती हैं ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों पे हम लोग बाद में क्लास करेंगे। उससे पहले मौर्यकालीन इतिहास को जानने के हम लोग साहित्यिक स्रोत को आज की क्लास में देख लेते हैं। क्योंकि मौर्य राजवंश ना प्राचीन भारत के राजवंशों में प्रथम राजवंश ऐसा पाया जाता है जो साम्राज्य की कल्पना को जन्म देता है। अगर बात करें इस साम्राज्य की कल्पना की नींव कहाँ डाली जा चुकी थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था नंद वंश। नंद वंश में जो महापद्म नंद था उसके समय पे इस साम्राज्य की नींव डाली जा चुकी थी। जो ये नींव डाली गई थी ये उभर के जो सामने देखने को मिली इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में, वो आगे के समय पे मौर्य साम्राज्य में देखने को मिली। तो पूछा जाए प्राचीन भारत का पहला कौन सा साम्राज्य था, तो वो था मौर्य साम्राज्य था। किसने स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने किया था। किसकी सहायता से किया था, तो चाणक्य, गुरु चाणक्य की सहायता से किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है मौर्य काल इतिहास जानने के साहित्य स्रोत। हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है कि पुरातात्विक स्रोत हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत देख लेंगे। अगर हम साहित्यिक स्रोतों को बांटने का प्रयास करें कि साहित्यिक स्रोतों को बांट के देखें कि कितने भागों में बांट के अलग अलग पढ़ा जा सकता है, तो साहित्यिक स्रोतों को पहले तो दो भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। पहले हो जाएगा कि ये स्वदेशी साहित्यिक स्रोत जो हमारे खुद के भारत के संदर्भ में लिखे गए हैं, भारत के ही लोग लिखे हैं, भारत के ही जो साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखा गया है और इतिहासकार थे। और दूसरा विदेशी स्रोत, जो विदेशी शासक थे उतने टाइम पे, जो आक्रमणकारी थे या इतिहासकार थे या फिर जो यात्रीगण आए थे, उन्होंने जो भारत के संदर्भ में लिखा अपनी यात्रा विवरण में, उनके यात्रा विवरण में क्या क्या जानकारी मिली भारत के संदर्भ में, तो वो सब जो चीजें हो जाएंगी वो विदेशी स्रोत के अंतर्गत हो जाएंगी। देशी स्रोत में जो भारत के लोग स्वयं लिखे हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में, वो सब चीजें आई जाएंगी स्वदेशी स्रोत के अंतर्गत। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वदेशी स्रोत, फिर पढ़ेंगे हम लोग विदेशी स्रोत। तो स्वदेशी स्रोत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे वहाँ धर्म की विभिन्नता पाई जाती है। तो इस कारण यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत तो होते ही है, ऐतिहासिक स्रोतों की भी कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की विभिन्नता पाई जाती है। तो हम बात करें स्वदेशी स्रोतों को, तो स्वदेशी स्रोतों को पुनः फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग ऐतिहासिक स्रोत या फिर कह सकते हैं लौकिक स्रोत, दूसरा धार्मिक स्रोत। पहला ऐतिहासिक स्रोत या कह सकते हैं कि लौकिक स्रोत, दूसरा कह सकते हैं धार्मिक स्रोत। जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके बारे में, धार्मिक स्रोत जो थे धार्मिक ग्रंथ थी उस समय की, मौर्य काल की या मौर्य समकालीन कालों की या बाद के कालों की, उनके उसमें इस काल के विशेष के संदर्भ में क्या जानकारी मिली है, क्या कहा गया है, तो वो स्रोत हो जाएंगे धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत। अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोत, तो ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत ये कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र आ जाएगा, इत्यादि जो चीजें हैं वो
ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगी और लेखक जो हैं वो ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर धार्मिक स्रोत की बात करें तो धार्मिक स्रोत में उतने टाइम पे जो चरम पे हमारे 3 प्रमुख धर्म थे वो थे बौद्ध धर्म था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा जैन धर्म था। तो बौद्ध धर्म की कुछ साहित्यिक ग्रंथ है जिनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और ब्राह्मण साहित्य से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और जैन साहित्य से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया एक प्रोफार्मा हम लोग इतिहास के साहित्यिक स्रोत को पढ़ने के लिए डिवाइड करने का, कि पहला हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में डिवाइड किया, स्वदेशी स्रोत, दूसरा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया, ऐतिहासिक स्रोत या लौकिक स्रोत या फिर दूसरा धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया, बौद्ध धर्म स्रोत, ब्राह्मण स्रोत और जैन धर्म स्रोत। ये हो गया डिवाइड। अब हम लोग देख लेते हैं, पहला भाग उठाएंगे ऐतिहासिक स्रोत, कि ऐतिहासिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है वो आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद भी अन्य ग्रंथ है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य। कौटिल्य की रचना का क्या नाम है? तो कौटिल्य की जो रचना का नाम है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, लेकिन जो इसका संबंध है वो राजनीति विज्ञान से है, राजनीति विज्ञान से है, राजनीति शास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है या राजनीति विज्ञान से है। तो पहला हो गया कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य की रचना का नाम क्या है? तो कौटिल्य की रचना का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका सब्जेक्ट या विषय है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान है। अगर हम बात करें जो ये कौटिल्य है, कौटिल्य के नाम से क्वेश्चन बन जाता है कि कौटिल्य के भिन्न भिन्न नाम है। एग्जाम में कोई भी नाम पूछ लेता है, जैसे पूछेंगे बचपन का नाम क्या है, मूल नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है, तो इत्यादि क्वेश्चन बन सकते हैं कौटिल्य से। तो अगर हम नाम की बात करें कि कौटिल्य के नाम क्या क्या हैं, तो कौटिल्य का नाम जो कौटिल्य का बचपन का नाम माना जाता है वो विष्णुगुप्त माना जाता है। इसके बाद कौटिल्य को दिव्यदर्शक कहा जाता है और कौटिल्य का जो मूल नाम है वो अजय था। कौटिल्य के बचपन का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा विष्णुगुप्त और कौटिल्य का मूल नाम पूछा जाए तो हो जाएगा अजय, मूल नाम। ये दोनों अंतर याद रखिएगा कि कौटिल्य के बचपन का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा अजय और कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था और कौटिल्य का जो मूल नाम था वो अजय था। इसके अलावा कौटिल्य को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंशु, अंशुल। इसके अलावा कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये हो गए कौटिल्य के नाम। उसमें से विष्णुगुप्त और अजय सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है मैकियावेली, कि भारत का मैकियावेली किसे माना जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। और मूल नाम जो है ये विष्णुगुप्त और ये बचपन का नाम विष्णुगुप्त और मूल नाम अजय। इसके बाद इनकी जो रचना थी अर्थशास्त्र, इसको देखें कि ये कितने भागों में डिवाइड थी, इसका सब्जेक्ट क्या था और कितने इसके प्रश्न थे। तो अर्थशास्त्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया था, कितने अधिकरण में बांटा गया था? तो अर्थशास्त्र को कुल 15
अधिकरण में बांटा गया था और 180 भागों में बांटा गया था और 6000 श्लोकों में बांटा गया था। ये हो गया इसके भाग, मतलब ये भाग 15 अधिकरण, 180 भाग और 6000 श्लोकों में बांटा गया था अर्थशास्त्र को। अगर बात करें कि कौटिल्य जो ये अर्थशास्त्र है ये कहाँ पे कैसे इसका संकलन किए थे, तो अर्थशास्त्र का कोई मूल रूप से जो संकलन हुआ है वो मूल रूप से उपलब्ध नहीं थी। ये अर्थशास्त्र जो है ना ये एक बिखरी हुई पट्टिका के रूप में तितिर बितिर पड़ी हुई थी। तो एक लेखक हैं जिनका नाम है 1905 में तंजौर के भट्ट स्वामी ने 1905 में तंजौर, दक्षिण भारत के तंजौर में भट्ट स्वामी ने ये जो अर्थशास्त्र है ये बिखरी हुई पड़ी थी, इसको इकट्ठा करके ले जाके उन्होंने जो मैसूर का, कर्नाटक के मैसूर का संग्रहालय था वहां पे संग्रहित कर दिया था। तो संग्रहित करने के बाद जाके 1909 में मैसूर के कर्नाटक के मैसूर संग्रहालय से श्याम शास्त्री महोदय ने जो है ना ये अर्थशास्त्र का पुनः संकलन किया। तो अगर इसके संकलनकर्ता पूछे जाए कौन थे अर्थशास्त्र के, तो इसको सबसे पहले किसने पाया था, तो 1905 में तंजौर में भट्ट स्वामी ने पाया था अर्थशास्त्र को। उसके बाद आगे चल के 1909 ईस्वी में मैसूर के श्याम शास्त्री महोदय ने जो है ना कौटिल्य का संकलन किया था। और उसके बाद आगे चल के जो कौटिल्य है ना इसी श्याम शास्त्री के जो संकलन किए थे अर्थशास्त्र का, इसी के आधार पे अपना ये विवरण लिखते हैं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र मूल रूप में नहीं है इन्होंने जो अपना लिखा हुआ है कौटिल्य ने, ये संकलन किया गया है। और हाँ, अर्थशास्त्र में समकालीन मौर्यकालीन किसी भी चीज का वर्णन नहीं है, समकालीन प्रेजेंट टाइम की किसी भी चीज का वर्णन नहीं है, और क्या होना चाहिए ऐसी चीजों का वर्णन पाया जाता है। क्या है इसका वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए ऐसा वर्णन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें ये किस शैली में लिखी है, तो अर्थशास्त्र जो लिखी है ये चंपू शैली में लिखी है। चंपू शैली का क्या मतलब होता है कि ऐसी शैली जो ग्रंथ लिखी हो जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी रहती है उसे चंपू शैली कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो लिखी है चंपू शैली में लिखी है, तो इसका मतलब कि अर्थशास्त्र गद्य और पद्य दोनों में लिखी है। इसके अलावा ये जो अर्थशास्त्र है ये अन्य पुरुष में लिखी है। अन्य पुरुष ये पूछा जा सकता है, अन्य पुरुष का क्या मतलब है। अन्य पुरुष का यही मतलब होता है कि क्या है उस समकालीन प्रेजेंट टाइम पे मौर्य साम्राज्य में क्या था क्या है उसके बारे में नहीं लिखा गया है। क्या होना चाहिए, जैसे कि गुप्तचर ऐसा होना चाहिए, राज्य व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए, कर व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, इसीलिए इसे अन्य पुरुष शैली कहा जाता है। तो अन्य पुरुष शैली किस शैली को कहा जाता है, जिसमें होने की संभावना को कहा जाता है। तो अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है अर्थशास्त्र। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से क्या क्या सब्जेक्ट है, किन किन चीजों की चर्चा की गई है। हम लोग वही चीज देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें भाग, तो हम लोग भाग देखे थे कि जैसे कि अधिकरण की बात करें कि जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरण में डिवाइड है। तो 15 अधिकरण में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो पहले अगर अधिकरण की बात करें कि पहले अधिकरण में क्या कहा गया है, तो पहले अधिकरण में कहा गया है राज्य की समस्याओं के बारे में कहा गया है और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की विवेचनाएं की गई हैं कि राज्य की मुख्य क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और ज्ञान की विभिन्न क्या क्या शाखाएं हो सकती हैं। इसकी जो चर्चा की गई है वो अधिकरण
फर्स्ट में की गई है। इसके बाद दूसरे अधिकरण की बात करें तो दूसरे अधिकरण में वर्णन मिलता है राज्य का प्रशासन। तो कैसे डिजाइन किया गया है कि पहले राज्य की समस्याओं का ध्यान रखो कि क्या क्या राज्य की समस्याएं होती हैं और क्या क्या ज्ञान की शाखाएं होती हैं। उसके बाद सेकंड में संकलन किए हैं कि राज्य का प्रशासन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से विभाग होना चाहिए, उन विभागों का संगठन कैसा होना चाहिए और कौन से पदाधिकारियों का चुनाव होना चाहिए, कैसे पदाधिकारी होना चाहिए। ये जो वर्णन है ये अधिकरण सेकंड में पाया जाता है। इसके बाद भाग 3 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय का वर्णन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि दीवानी न्यायालय में सिविल मामले देखे जाते थे, फौजदारी मामले में मारपीट संबंधी मामले देखे जाते थे और इसके प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था। हम लोग जब राजनीतिक व्यवस्था मौर्यकालीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से सेपरेट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भाग 3 पूरी तरीके से न्यायपालिका को समर्पित है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमारी 3 संवैधानिक प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र रखी गई है। वही जो व्यवस्था है मौर्य काल में हमारी 2000 वर्ष पहले पाई जा रही है। कि देखिए यहाँ पे भाग 3 में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के नियमों का संग्रह स्पेशल सेपरेट रूप में भाग 3 में किया गया है। अधिकरण 3 में जो किया गया है ये न्यायपालिका को पूरी तरीके से समर्पित है। तो न्यायपालिका का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और आज भी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद अधिकरण 5 में ध्यान दें तो अधिकरण 5 में कर्मचारियों के बारे में कहा गया है कि कर्मचारियों का अनुशासन कैसा होना चाहिए, कर्मचारियों का दायित्व क्या होना चाहिए, मतलब कर्मचारियों का क्या क्या कार्य होना चाहिए, उसका विधिवत उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि अगर किसी पद का कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी है, उसके क्या कार्य होने चाहिए, ऐसा लिखा गया है। और उसके अधिकार, अगर कर्मचारी है तो उसके जो कार्य है, कार्य का वर्णन लिखा गया है। उसके बाद अधिकारी के क्या अधिकार हो सकते हैं वो भी लिखा गया है। ये किस में कहा गया है, ये अधिकरण 5 में कहा गया है। और अधिकरण 6 की बात करें कि अधिकरण 6 में क्या कहा गया है, तो अधिकरण 6 में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है और मंडल सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत की चर्चा किस में की गई है, तो अधिकरण या भाग 6 में की गई है। किस में की गई है, भाग 6 में की गई है। और भाग 7 से लेके 15 तक जो वर्णन मिलता है वो विदेशी नीतियों का वर्णन मिलता है, कूटनीतियों का वर्णन मिलता है कि अगर हमें विदेशी विजय प्राप्त करना है या विदेशी शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना है या हमारे यहाँ शासन में कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो वहाँ पे किस प्रकार की कूटनीति अपनानी चाहिए। अगर हमें विदेश पे आक्रमण करना है, समकालीन जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उन पे आक्रमण करना है तो कौन सी कूटनीति अपनानी चाहिए और हमारी विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम युद्ध में हार गए हैं तो युद्ध की संधि कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है भाग 7 से लेके 15 तक मिलता है। तो विदेशी नीति, कूटनीति और अभियान, मतलब जो आक्रमण किया जाता था, आक्रमण कैसे किया जाएगा, उसके सारे रूल रेगुलेशन, और अगर युद्ध होता है और युद्ध में संधि कैसे की जाएगी, इन सब जो चीज़ों का वर्णन मिलता है वो भाग 7 से लेके 15 तक मिलता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कुछ दुर्ग के प्रकारों का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि राजा के लिए दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि सेना अगर दुर्ग पे चढ़ गई तो साम्राज्य पे विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से मौर्यकालीन समाज या फिर समकालीन चीजें इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि वहाँ पे दुर्ग कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शासन के बारे में चर्चा थी।
तो अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में दुर्ग के प्रकारों की चर्चा की गई है। दुर्ग क्या होते थे? दुर्ग ये होते थे कि राज्य या साम्राज्य की जो राजधानी होती थी वो कहाँ पे स्थापित करनी चाहिए, कैसी जगह पे स्थापित करनी चाहिए जहाँ पे आक्रमणकारी आक्रमण ना कर सके। तो ऐसी राजधानियों की दुर्ग की चर्चा की गई है सुरक्षित करने के लिए कि राजा को इमरजेंसी में कहाँ पे सुरक्षित तरीके से दुर्ग में रखा जा सकता है जहाँ कोई विपक्षी सेना या विपक्षी कूटनीतिक ना पहुंच सके, राजा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो दुर्ग प्रकारों की बात करें तो दुर्ग प्रकारों में पहला जो दुर्ग प्रकार की बात करें वो है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग की बात करें तो औदक दुर्ग जो होता था ये जल दुर्ग होता था। तो जैसे कि ये कोई नदी हो गया या फिर बड़ा तालाब हो गया, उसके बीच में स्थापित किया जाता था, बनाया जाता था। तो जल दुर्ग जो होता था उसे क्या कहा जाता था? औदक दुर्ग कहा जाता था। तो हो सकता पूछा जा सकता है कि औदक दुर्ग क्या होता था, औदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? तो औदक दुर्ग जो था वो ये जल दुर्ग था। इसके बाद गिरी दुर्ग था। गिरी दुर्ग जो बनाया जाता था ये पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता था या पहाड़ के सबसे पीक पे बनाया जाता था ताकि विपक्षी या दुश्मन की सेना आए तो हम सबसे पहले उसे देख सके और उस पर वार कर सके। दूसरा जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। इसके बाद है वन दुर्ग। वन दुर्ग जो बनाया जाता था वो जंगल में बनाया जाता था। जंगल जहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह होती थी जंगल में, वहां पे जो दुर्ग बनाया जाता था वो वन दुर्ग बनाया जाता था। इसके बाद है ये धनवन दुर्ग। धनवन दुर्ग जो था ये मरुस्थल वाली एरिया में बनाया जाता था। जैसे कि कुछ जो मौर्यकालीन साम्राज्य था कहीं क्षेत्र में, जैसे हम पाकिस्तान वाली एरिया की बात करें तो यहाँ पे तो मरुस्थल पाया जाता था। अगर यहाँ पे दुर्ग का नहीं निर्माण किया जाएगा तो विपक्षी सेना आक्रमण कर लेगी, तो वहाँ पे दुर्ग का निर्माण सुरक्षित तरीके से करना पड़ेगा। तो ये दुर्ग जो है ना वो धनवन दुर्ग जो है ना ये मरुस्थल दुर्ग है। और कहाँ पे कैसे स्थापित करना चाहिए, कैसी जगह चुननी चाहिए, ऐसे दुर्गों की चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। इसके बाद कुछ युद्धों की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के युद्ध होते थे। तो हम लोग जो प्रमुख युद्ध हैं उन्हीं को देखते हैं। तो युद्ध के प्रकारों की चर्चा करें कि कौन कौन से युद्ध हैं। तो पहला युद्ध है ये प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध जो लड़ा जाता था ये आमने सामने लड़ा जाता था और दिन के समय में लड़ा जाता था, इसीलिए इसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। प्रकाश युद्ध कैसा होता था? तो प्रकाश युद्ध आमने सामने प्लस विपक्षी सेना और सेना में जैसे मेरी सेना और हमारी विपक्षी सेना आमने सामने खड़े होकर जो युद्ध किया जाता था उसे प्रकाश युद्ध कहते थे। ये हो गया प्रकाश युद्ध। इसके बाद कूटनीति युद्ध। कूटनीति युद्ध जो होता था ये चालाकी से लड़ा जाता था कि किसी प्रकार की कूटनीति का उपयोग किया जा सकता है, किसी छल करके या फिर किसी के मंत्री को मिला के, किसी के सेनापति को मिला के, ये सब चीजें जो रहती थी ये कूटनीति के तहत आती थी। तो कूटनीति युद्ध होता था। इसके बाद तुस्त्र युद्ध होता था। तो तुस्त्र युद्ध जो होता था ये अव्यवस्था फैला के जीता जाता था। जैसे सेना है, सेना में युद्ध चल रहा है तो कोई अव्यवस्था फैला दिया कि राजा मर गया, तो जब राजा मर गया ऐसी व्यवस्था फैला देगा या सेनापति मर गया तो सेना का ऐसा ही मनोबल टूट जाएगा। तो अव्यवस्था फैला के भी, या फिर जैसे हाथी की सेना है और हाथी लड़ाई कर रहे हैं तो उल्टा हाथियों को अगर परेशान किया जाएगा तो हाथी वो लड़ाई ना करके युद्ध में वो स्वयं भगदड़ मचा देते हैं, तो वैसे में युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो ये तुस्त्र युद्ध हो गया। युद्ध के प्रकार हो गए प्रकाश युद्ध, कूटनीति युद्ध और तुस्त्र युद्ध। इसके बाद कुछ राजदूतों की चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र में। राजदूतों की बात करें तो शासनहर राजदूत है। शासनहर राजदूत जो थे ये संदेशवाहक थे। राजा सीमावर्ती या अपने समकालीन जो राजा होते थे, मित्र होते थे, विपक्षी राजा होते थे, उन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए क्या माध्यम होता था? तो राजदूत ही माध्यम होता था। तो उन अपना मैसेज पहुंचाने के लिए
वो राजदूत रखते थे, जिसे कहा जाता था शासनहर। तो शासनहर एक प्रकार का संदेश वाहक था। इसके बाद था ये परिमितार्थ। परिमितार्थ जो राजदूत था, ये राजा जहां तक बात बताता था उतनी ही बात करता था। ये अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता था। राजा एक्यूरेट जितने शब्द बताएगा, ये संदेश के रूप में जाके वो उतनी ही बात करता था। इसके बाद है नृत्यस्थ। नृत्यस्थ जो राजदूत रहता था, ये इसे आदेश दिया जाता था कि अपने स्तर तक बातें कर सकते हैं। कोई संदेश दिया जाता था कि जैसे जहां तक बात मैनेज हो सकती है, आप अपने स्तर तक बात कर सकते हैं। तो शासन है, जितना राजा बोलेगा उतना ही करेगा, अपना नॉर्मल मैसेज भेजेगा। और परिमितार्थ, ये एक्यूरेट जितना शब्द बोलेगा उतना ही जाके संदेश के रूप में बोलेगा। और निष्ठार्थ जो था, ये अपने स्तर से जो संदेश रहता था उससे बात करता था। इसके बाद कर व्यवस्था की बात करें, अर्थशास्त्र में की कर व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। तो कर व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों की व्यवस्था बताई गई है। और कर की जो दर बताई गई है वो 1/4 बताई गई है। कर की जो दर बताई गई है 1/4 बताई गई है। और अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों की अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों की चर्चा की गई है। और करों की जो दर थी वो 1/6 बताई गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीय जमनीका में कर की जो दर बताता है 1/4 बताता है। उससे पहले हम लोग अर्थशास्त्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 प्रकार के करों की चर्चा पाई जा रही है। और कर की जो दर पाई जा रही है वो 1/6 पाई जा रही है। इसके बाद एक शब्द आता है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये है सत्ताधीन। सत्ताधीन में जो शब्द है ये क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार का शस्त्र था। क्या था ये कोई लड़ाई करने वाला शस्त्र था। सत्ताधीन क्या था, तो ये एक प्रकार का कोई ये एक प्रकार का ये अस्त्र शस्त्र था जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत देख लेते हैं और दास व्यवस्था देख लेते हैं। फिर हम लोग आ जाएंगे धार्मिक ग्रंथों पे। अब देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा करें कि राज्य के 7 अंग होते हैं जिनके बिना राज्य नहीं चल सकता। राज्य का जो है ना कल्पना नहीं हो सकती है अगर वो जो राज्य के 7 अंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उन अंगों में से एक भी अंग नहीं होगा तो वो राज्य नहीं कहलाएगा और राज्य शासन करने में असुविधा होगी। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र में जो दिए गए हैं कौटिल्य के द्वारा, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। और ये क्रम सजाने को अक्सर पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांतों के क्रम क्या है, कौन से क्रम पे कौन सा जो है ना ये सिद्धांत आता है। अगर हम राज्य के सिद्धांतों की बात करें तो ये हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में पहले सिद्धांत की बात करें तो पहले नंबर पे जो स्थान है वो है स्वामी का। स्वामी मतलब राजा का। दूसरा है आमत्य। आमत्य मतलब मंत्री। दूसरा है ये आमत्य। आमत्य मतलब मंत्री। तीसरा है ये राज। राज्य मतलब क्षेत्र। चौथा है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला जहाँ पे राजा को सुरक्षित रखा जाता है, राज से संबंधित सुरक्षित चीजें रखी जाती हैं। चौथा नंबर है कोष। कोष जो राज्य की आर्थिक क्रियाओं का जो कार्यभार संभालता है। राज्य की आर्थिक चीजों को जो भी कार्य करना होता है उसके लिए अर्थ की जरूरत रहती है। तो अर्थ का जो संग्रह किया जाता है उसे कोष कहा जाता है। कोष मतलब धन का संग्रह करना। तो जो 5वां है वो हो जाता है कोष संघ हो जाता है। छठा जो है ये सेना हो जाता है। सेना या दंड भी मिल सकता है। और 7वां जो है ये मित्र है।
तो ये राज्य के सप्ताह सिद्धांतों में सबसे लास्ट जो है वो मित्र है, सबसे फर्स्ट स्वामी या राजा है। तो ये क्रम एक बार देख लेते हैं। पहले नंबर पे सप्ताह सिद्धांतों में स्वामी, दूसरे नंबर पे आमत्य, तीसरे नंबर पे राज या फिर क्षेत्र, चौथे नंबर पे दुर्ग या किला, पांचवें नंबर पे कोष या फिर धन का संग्रह, छठे नंबर पे सेना या दंड, सातवें नंबर पे मित्र। ये राज के 7 अंग हैं जिनके बिना राज की कल्पना नहीं हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुप्तचर संस्था की, कि मौर्य काल में या फिर अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा की गई। हालांकि मौर्य काल के समकालीन या फिर मौर्य कालीन प्रेजेंट की चीजें तो अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता ही नहीं है, तो उसकी बात करना ठीक नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, और कुछ जानकारी तो हमको मिलती ही है क्या समकालीन था, उसमें क्या होना चाहिए, सुझाव देते हैं कौटिल्य। क्योंकि कौटिल्य एक गुरु तो थे ही, वो एक सेना नायक थे नहीं, लेकिन सेना नायक का भी अपने अंदर अनुभव रखते थे। तो राज्य के 7 सिद्धांतों के बाद अब हम लोग देख लेते हैं राज्य की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। राज्य की गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य 2 प्रकार के राज्य की गुप्तचर व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। जो गुप्तचर विभाग था उसे कहा जाता था महामात्य सर्फा। क्या कहा जाता था? गुप्तचर विभाग को। तो ऐसे आम तौर पे गुप्तचर विभाग कहा जाता था, लेकिन लिखा पढ़ी में जो नाम चलता था गुप्तचर विभाग का वो महामात्य सर्फा चलता था। और गुप्तचर जो होते थे, गुप्तचर लोग जो होते थे, उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। महामात्य सर्फा क्या था? महामात्य सर्फ जो था ये गुप्तचर विभाग था, और गूढ़ पुरुष जो था वो जो गुप्तचर होते थे उनको नाम दिया गया था। और गुप्तचर जो होती थी वो महिलाएं भी होती थी, पुरुष भी होते थे, दोनों होते थे। और गुप्तचर जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। पहले प्रकार में संस्थागत जो गुप्तचर होते थे, और दूसरे प्रकार में संचरा होते थे। तो गुप्तचर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के मिलते हैं। पहला जो था ये संस्थाचर गुप्तचर थे, जो स्थायी रहते थे, स्थायी रह के एक जगह पे जानकारी इकट्ठा करते थे। दूसरे जो थे ये संस्थातर, ये सचर रहते थे, ये चलते रहते थे जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ये 2 प्रकार के गुप्तचर हो जाते हैं। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसके विभाग को महामात्य सर्फ कहा जाता था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दास प्रथा की, कि कौटिल्य ने दास प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया है। तो दास प्रथा के बारे में कौटिल्य वर्णन करते हैं कि 9 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं। कौटिल्य अगर पूछा जाए कितने प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं, तो 9 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं। आगे हम लोग मेगास्थनीज के विवरण को पढ़ेंगे, तो वहां पे कहा गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, अभाव था, क्योंकि वो यूनान का था। यूनान में जो दास प्रथा थी वो बहुत हार्ड, बहुत कठिन थी। हमारे वहाँ जो दास प्रथा थी, दास परिवार के एक अभिन्न अंग माने जाते थे, लेकिन यूनान में ऐसा नहीं था। दासों का जीवन यूनान में बहुत कठिन था। उसके विपरीत भारत में जो दासों का जीवन था वो एक व्यवहारिक तरीके से परिवार का अंग माना जाता था। इस वजह से मेगास्थनीज जो था ना, वो अंतर नहीं कर पाया कि दास और फैमिली मेंबर में क्या अंतर विशेष है। तो जहाँ मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, वहीं पे कौटिल्य कहते हैं कि भारत में मौर्य काल के समय पे 9 प्रकार के दास प्रथा थी। इसके बाद ये अर्थशास्त्र का ये सब विवरण जो हम लोग देखे हैं, ये अर्थशास्त्र का देखे हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या वर्णन मिलता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। जब हम लोग जैसे राजनीतिक सामाजिक चीज़ें पढ़ेंगे और सांस्कृतिक चीज़ें पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तब चीज़ें आएंगी तो तब भी पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अर्थशास्त्र में जो मुख्य चीज़ें थी उनको देख लिए हैं। इसके बाद कुछ रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि ये है विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना का नाम है मुद्रा राक्षस।
विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से जो हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की, वो सामाजिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है और इसकी उत्पत्ति की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी उत्पत्ति का क्वेश्चन उठता है, उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की जब वो क्वेश्चन उठता है तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो वृषल शब्द प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द माना जाता है कि ये शूद्र श्रेणी के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र कुल का था। तो ये पूछा जा सकता है कि वृषल शब्द जो है ये किस शास्त्र में प्रयोग किया गया है। तो ये विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मौर्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में विशाख दत्त की जो नाटक है, ये संस्कृत का नाटक था जो इसमें राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है सोमदेव का कथा सरित सागर। ये है सोमदेव, इनकी रचना का नाम है कथा सरित सागर। इसमें एक कथानक वर्णन मिलता है जिसका नाम है परकाय प्रवेश कथा। परकाय प्रवेश कथा कैसे दे सकते हैं? परकाया प्रवेश कथा। सोमदेव का रचना है कथा सरित सागर। इसमें किसका वर्णन मिलता है? परकाया प्रवेश कथा। परकाया प्रवेश कथा में क्या है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, कहा जाता है, कथा का वर्णन मिलता है इसमें कि जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके मर जाने पे उसमें इंद्र दत्त की आत्मा प्रवेश कर गई थी। ये जो था, जब इंद्र दत्त की आत्मा घनानंद के शरीर में प्रवेश कर रही थी, इस स्थिति को जानता था सकटाल जानता था। तो इसी वजह से जो सकटाल थे और कौटिल्य थे, कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि कौटिल्य या चाणक्य इनका नाम है, और चाणक्य इनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पिता का नाम था चाणक। इनके पिता का, कौटिल्य के पिता का नाम था चाणक नाम था कौटिल्य के पिता का, इसीलिए इनका नाम पड़ा था चाणक्य। तो सकटाल और चाणक्य मिलके इसीलिए घनानंद की हत्या कर दिए थे, क्योंकि इंद्रदत्त जो था ना वो एक राक्षस था। तो ये परकाया प्रवेश कथा में क्या था? परकाया प्रवेश कथा में ये था कि जो मौर्य नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो था, उसकी मृत्यु पे उसके शरीर में इंद्रदत्त नामक राक्षस की आत्मा प्रवेश कर गई थी। इस बात को सकटाल जान रहा था और इसीलिए वो राज्य शासन अच्छे से नहीं कर रहा था। इसलिए जब इंद्रदत्त की आत्मा प्रवेश कर गई तो पुनः जीवित हो गया घनानंद। तो इस चीज को सकटाल जान रहा था, इसीलिए सकटाल और चाणक्य ने मिलके घनानंद की हत्या कर दिया था। इस कथानक का जो वर्णन मिलता है वो सोमदेव की कथा सरित सागर में वर्णन मिलता है। इसके बाद है कालिदास की मालविका। इसमें भी जो वर्णन मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कालिदास की रचना में वर्णन मिलता है कि मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहदत्त की हत्या कर कौन किया था हत्या? तो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। तो कालिदास की रचना से मौर्य वंशों के पतन की जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी मिलती है कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। ये जो जानकारी मिलती है ये कालिदास की मालविका की रचना में मिलती है। इसके बाद ये है लेखक कल्हड़। कल्हड़ की जो रचना है इसका नाम है
राजतरंगी में जो वर्ण मिलता है ये प्राचीन काल से लेके 12वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व तक लगातार वर्ण क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। ये भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जो क्रमबद्ध तरीके से ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम कौन सा ग्रंथ है, तो ये कल्हड़ की राजतरंगिणी है जो प्राचीन भारत से लेके 12वीं शताब्दी तक लगातार इसमें इतिहास के बारे में लिखा गया है। एक के बाद एक शासक लिखे हुए हैं और इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इसमें कंटिन्यूटी में ही वैसे तो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में विशेषकर जानकारी मिलती है और कश्मीर में जानकारी मिलती है तो अशोक ने कश्मीर को विजय किया था उसकी भी जानकारी मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि कल्हड़ की राजतरंगी में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेके प्राचीन या कह सकते हैं प्राचीन भारत से लेके 12वीं शताब्दी तक क्रमबद्ध वर्ण प्राप्त होता है। और मौर्य काल के बारे में स्पेशल क्या जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अशोक के शासन काल में उत्तर एरिया में कश्मीर की विजय की थी और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थी उनकी जानकारी प्राप्त होती है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। तो ये हो गए हमारे लौकिक या धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे पार्ट में इसी के धार्मिक ग्रंथ। अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो पहला हमारा धार्मिक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ, फिर ब्राह्मण है, फिर जैन है। अगर हम बात करें बौद्ध स्रोतों की बात करें तो बौद्ध स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं साहित्य वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश महावंश की बात करें तो जैसे कि महावंश की बात करें तो महावंश में वर्ण प्राप्त होता है कि जो अशोक था वो 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में वर्ण मिलता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी, तो महावंश में वर्ण मिलता है। तो अशोक 99 भाइयों की हत्या कर जो राजगद्दी हासिल की थी, राजगद्दी पे बैठा था, वो महावंश में वर्ण प्राप्त होता है। और देखो यहाँ पे आलोचना की गई है। देखो आगे चल के ये जो अशोक है वो बौद्ध धर्म ही ग्रहण करता है और बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है महावंश। वो खुले तौर पे कहता है कि अशोक 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी ग्रहण किया था। तो हालांकि 99 भाई किसी का होना संभव नहीं है, लेकिन उतने समय पे राजा की कई रानियां होती थी, तो जो दास दासियां रखती थी उनसे वो लोग भी संबंध रखते थे, तो उनसे भी संतान उत्पन्न होती थी, तो वो कहीं ना कहीं भाई ही कहलाते थे। तो इसी प्रकार से वो कुल 99 भाइयों की हत्या कर राजवंश प्राप्त किया था। और दीपवंश महावंश में जानकारी मिलती है जो अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। किसने भेजा था? तो इसके पिता अशोक ने भेजा था। श्रीलंका वाले एरिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और यहाँ पे महाविहार और उत्तर विहार का निर्माण करवाने का भी आदेश दिया था। कहाँ पे? तो श्रीलंका में। तो महेंद्र पुत्र अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वहाँ पे महाविहार और उत्तर विहार का निर्माण किए थे। इसके बाद श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था देवानांपरीतिश। देवानांपरीतिश जो राजा था ये श्रीलंका का राजा था। देवानांपरी जो नाम था ये अशोक का नाम था और देवानांपरीतिश जो नाम था ये श्रीलंका के राजा का नाम था। ये जो अंतर है ये याद रखिएगा कि देवानांपरी इतना जो नाम था ये अशोक का ही नाम था, लेकिन अगर देवानांपरीतिश से मिल जाए तो ये श्रीलंका के राजा की बात करता है। ये इससे मिले थे, ये श्रीलंका के राजा थे। इसके बाद दीपवंश महावंश में ही
राजकीलम खेल का वर्णन मिलता है। राजकीलम खेल का वर्णन से क्या मतलब है कि जब जो चाणक्य थे, चाणक्य जो संदेश लेके जब सिकंदर महान भारत की भूमि पश्चिमी हिस्से पे आक्रमण करने के उद्देश्य से आ रहा था, तो ये भारत को क्षति ना पहुंचा दे इस डर से जो है ना चाणक्य सिकंदर घनानंद को ये संदेश देने गए कि आप पश्चिमोत्तर वाले हिस्से में अपनी सेना लगा दीजिए, अन्यथा सिकंदर महान आ रहा है, कहीं ना कहीं भारत को क्षति पहुंचा देगा। लेकिन घमंडी जो घनानंद था वो चाणक्य का अनादर कर दिया और अनादर करके उनको अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि घनानंद, मैं आपके साम्राज्य का विनाश कर दूंगा, और उसकी चोटी पकड़, जो चाणक्य थे उनकी चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिए थे अपने राज दरबार से। तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि घनानंद में ये चोटी तभी बांधूंगी जब तक जब आपके राज का विनाश करके अपने राज की स्थापना कर लूंगा और ये चोटी आपके रक्त से रंग लूंगा। तो ये अब जो चाणक्य ये अपमान सहने के बाद चाणक्य बस इसी रणनीति में लगे हुए थे, कैसे घनानंद को हराया जाए, पद से हटाया जाए। और उधर विश्व विजेता सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में विजय प्राप्त करते आ रहा था, क्योंकि पश्चिमोत्तर हिस्से में जो आमवीर थे वो आत्मसमर्पण कर दिए थे, भारत को क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी बीच जब वो गुजर रहे थे चाणक्य, तो एक टीला था जहाँ पे कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे। खेल खेलने में जो राजा बना था वो चंद्रगुप्त मौर्य बना था। तो राजा जो बना था चंद्रगुप्त मौर्य बना था, और जो सजा जो अन्य बालक थे जो खेल में ही तो कोई दोष कर दिए थे और जो राजद्रोह कर दिए थे। राजद्रोह का जो दंड उतनी टाइम था राजकीय में लिखा पढ़ी में था वो मृत्यु दंड था खेल खेल में। तो वो जो बालक था वो आदेश दिया कि तुमने राजद्रोह किया है, इसकी सजा है कि आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये चीज चाणक्य देख रहे थे, तो उन्होंने वो बालक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उससे प्रभावित हुए। तो ऐसा कहा जाता है 80 पढ़ कुछ दे के स्वर्ण मुद्राएं चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीद लिया और उसको तक्षशिला ला के अच्छी सी शिक्षा दीक्षा दी और शस्त्र और शास्त्र में दोनों में निपुण किया। फिर आगे चल के नंद वंश का विनाश किया। तो ये राजकीलम जो खेल है ये वही खेल की चर्चा करता है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अन्य बालक खेल खेल रहे थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था और जो बालक कोई राजद्रोह करता है उसकी दंड का आदेश करता है कि इसका जो दोष है वो दोष की जो सजा है वो मृत्यु दंड है। इसको देख के ही जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदते हैं उसे ही कहा जाता है राजकीलम खेल। तो इसका जो वर्णन मिलता है ये दीपवंश और महावंश में मिलता है। इसके बाद दीपवंश और महावंश में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे मौर्य कुल से उत्पन्न बताया जाता है। तो मौर्य जो थे ये क्षत्रिय थे, मौर्य क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताया जाता है। चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था किस कुल में हुआ था, तो मौर्य जो क्षत्रिय रहते थे उनके कुल में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो जो बौद्ध ग्रंथ है उनके हिसाब से चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था, ये पूछा जाता है निष्कर्ष रूप में। और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार हम लोग देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो शूद्र कुल में हुआ था, लेकिन जो बौद्ध धर्म है मानते हैं कि ये क्षत्रिय कुल में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे। इसके बाद ये है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु में चर्चा मिलती है, ये मीनांडर है और इनके गुरु हैं बदंत। इनकी जो वार्ता है, इनके क्वेश्चन है, उनको जो संग्रह किया गया है वो किया गया है मिलिंद पन्हु में। और मीनांडर है, मीनांडर के गुरु पूछा जाए कौन थे, तो बदंत थे, गुरु पूछा जा सकता है। और मीनांडर और नागसेन की वार्ता का उल्लेख मिलता है। मीनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो किससे किया था, तो नागसेन से किया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कि जो मीनंडर है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो नागसेन से ली थी। और मीनंडर के गुरु कौन थे, तो भतंद थे। और ये जो मीनंडर है अपने गुरु से क्वेश्चन करते हैं, उनका संग्रह पाया जाता है। इसके बाद है मंजू श्री मूल कल्प, ये है बौद्ध धर्म है। इसमें मिलता है कि ये पुराण शैली में लिखा है और इसको कलश नामक जो विद्वान थे उन्होंने संकलन किया था। इसमें उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है और बिंदुसार के बारे में मिलता है, अशोक के बारे में मिलता है। मंजू श्री मूल कल्प में इतना उल्लेख मिलता है, ये पुराण शैली में लिखी है और कलश ने इसका संकलन किया था। और जो जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलती है, बिंदुसार के बारे में मिलती है और अशोक के बारे में मिलती है। इसके बाद है ये बौद्ध ग्रंथ ही है दिव्योदान। दिव्योदान में उल्लेख मिलता है कि अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। जितने भी हम लोग बौद्ध साहित्य देख रहे हैं सब में अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। तो कहा जाता है कि दिव्योदान में अशोक किस कुल का था, तो अशोक क्षत्रिय कुल का था। इसके बाद जो दिव्योदान है इसमें बिंदुसार की राज सभा का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार की राज्य सभा का वर्णन मिलता है। पूछा जाए बिंदुसार की राज सभा का उल्लेख किसमें मिलता है, तो दिव्योदान में मिलता है। साहित्य के बाद अपन देख लेते हैं, ये बौद्ध साहित्य हमारा पूरा हो गया। अब देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य कि ब्राह्मण साहित्य के बारे में मौर्य काल के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण साहित्य में केवल हमें पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से केवल एक पुराण है जिसमें मौर्य काल के बारे में कहा गया है, वो पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण है, तो विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है कि जो घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, घनानंद की जो पत्नी थी मूरा, उससे उत्पन्न जो पुत्र था वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ पे शूद्र कुल निम्न कुल से उत्पन्न दर्शाया जा रहा है, क्योंकि जो घनानंद था वो निम्न कुल नंदवंश निम्न कुल से ही बिलोंग माना जाता है। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका संबंध शूद्र कुल से बताया जाता है कि विष्णु पुराण में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये घनानंद की मूरा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। तो कौन सा वह पुराण था, तो विष्णु पुराण था। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, जैन साहित्य देख लेते हैं कि जैन साहित्य में मौर्य काल के बारे में क्या कहा गया है। तो जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में हरिशण महोदय का ये जो रचना है ये बृहद कथा कोश है। इससे जानकारी जो मिलती है वो मिलती है कि मगध में 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था उसकी जानकारी मिलती है, और अकाल के समय पे क्या परिस्थितियां थी उसकी जानकारी मिलती है हरिशन के बृहद कथा कोश में मिलती है। और इसी जो अकाल पड़ा था, इसी अकाल के समय पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रवण बेलगोला या दक्षिण भारत चले गए थे, ऐसा कहा जाता है। इसका जो वर्णन मिलता है वो भी हरिशन की कृति में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण भारत गए थे, श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग किए थे, इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हरिशन की कृति में मिलता है। इसके बाद ये है ग्रंथ रत्ननंदिन की कृत है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र में भी वर्णन मिलता है कि मगध में ध्रुव बिच्छू पड़ा था। ध्रुव बिच्छू का मतलब है कि जो सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, उसकी ही चर्चा यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे 2 बार पुष्टि की जा रही है, एक बार तो हरिशन की ग्रंथि में की जा रही है, दूसरे रत्ननंदी की कृत भद्रबाहु चरित्र में मगध में ध्रुव बिच्छू की चर्चा की जा रही है। इसके बाद है ये हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन में चर्चा जो मिलती है वो मिलती है
जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना वो क्षेत्रीय कुल में उत्पन्न बताया गया है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को मान रहे हैं वो क्षेत्रीय कुल में उत्पन्न मान रहे हैं निष्कर्ष रूप में, लेकिन ब्राह्मण साहित्य जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं कि निम्न कुल और शूद्र कुल में पैदा मान रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य परिशिष्ट पर्वन में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षेत्रीय कुल में उत्पन्न बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। ये हो गए हमारे जैन साहित्य कुछ प्रमुख। अब हम देख लेते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट था हमारा स्वदेशी साहित्य स्रोतों में, दूसरा था हमारा ये विदेशी स्रोत। तो साहित्य स्रोतों में पहला स्वदेशी स्रोत हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग विदेशी स्रोत कि विदेशी लेखक, विदेशी इतिहासकार, विदेशी यात्रीगण हमारे भारत के बारे में क्या क्या समकालीन मौर्य काल के बारे में क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या कहे हैं। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोतों में हो जाते हैं हमारे मेगस्थनीज की जो रचना है इंडिका, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगस्थनीज, इसके बाद अभिलेख। मौर्य काल के बारे में जानने के बहुत साधन है, क्योंकि अगर हम अभी पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे तो इतने अभिलेख हैं जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें तो हिंदुकुश पर्वत के आसपास कंधार से लेके दक्षिण के आसपास जो आंध्र प्रदेश है, मैसूर के आसपास तक, कर्नाटक के आसपास श्रवणबेलगोला में तो देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य शरीर का त्याग ही करता है, उसके अभिलेख पाए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये प्रथम साम्राज्य निर्माता था मौर्य साम्राज्य। जैसे कि जो हम लोग कल्पना देखे थे जनपद महाजनपद की, वो कल्पना यहाँ पे आते आते महाजनपद से साम्राज्य का स्वरूप धारण कर ली थी। अगर हम विदेशी स्रोतों की बात करें, विदेशी स्रोतों की हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोतों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेगस्थनीज इंडिका। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो था ना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कैसा था कि 305 बीसी में भारत के संदर्भ में ये आया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि सिकंदर के बाद भारत में जो आक्रमण करने के लिए सेल्यूकस निकेटर आया था, और दो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। पराजित होने के बाद दोनों के बीच युद्ध की संधि हुई थी। उस संधि में ये शर्त थी कि चंद्रगुप्त को अपनी सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किया था, और साथ में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज भेजा था, और कुछ जो काबुल कंधार वाली एरिया थी ये दहेज में प्राप्त किया था। सोचिए, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल कंधार ही मिल गया था। सोचो, वो आए थे आक्रमण करने सेल्यूकस निकेटर, और उन्होंने 305 ईसाई पूर्व में आए थे और युद्ध में हारे भी गए और अपनी बेटी भी दे गए, और एक राजदूत इतिहासकार भी दे गए जो भारत के बारे में लिखा परमानेंट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेगस्थनीज, जो ये यूनानी राजदूत था, इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना का नाम है इंडिका। अब बात करें कि जो मेगस्थनीज है इसका संकलन, जैसे मेगस्थनीज की जो इंडिका है ये प्रॉपर एक जगह पे संकलित नहीं थी, ये भी एक बिखरी हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि प्राचीन टाइम पे महत्व दिया जाता था। बीच के समय पे हमारे साहित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं, अंग्रेजों के समय पे आते आते जब अंग्रेज हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्थापित करने के उद्देश्य हो गए, तब जाके उन्होंने इतिहास में रुचि लेना स्टार्ट किया। जब इतिहास में वो रुचि लेना स्टार्ट किए तब भारत के इतिहास पे ध्यान दिया गया। तो उसके बाद ही इतिहास लेखन की परंपरा का विस्तार से रुचि ली गई। तो उसी में मेगस्थनीज की इंडिका जो बिखरी हुई पड़ी थी उसका जो संकलन किए थे वो स्वान वेग किए थे। किसने किया था? स्वान वेग किए थे। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है
कि लिखा किसने था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका को, लेकिन इसकी इंडिका तितर बितर पड़ी हुई थी। और तो संकलन किसने किया था, तो स्वानवेग ने किया था। कब किया था, तो 1846 ईस्वी में किया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका का जो संकलन किए थे वो 1846 ईस्वी में स्वानवेग ने किया था। और मैकिन्डल ने जो मेगास्थनीज की इंडिका थी 1891 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मतलब इतनी जानकारी महत्वपूर्ण थी। तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था मैकिन्डल, उन्होंने 1891 में पूरी मेगास्थनीज की इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। संकलन करता स्वानवेग और अनुवाद करता अंग्रेजी में मैकिन्डल थे। इस मेगास्थनीज की इंडिका में सबसे ज्यादा जो, वैसे तो हर चीज का वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्णन मिलता है वो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन मिलता है। कि हर चीज जो वो बताई गई वो पाटलिपुत्र के बारे में बताई गई है। कि पाटलिपुत्र में ये पाटलिपुत्र ऐसा था, पाटलिपुत्र वैसा था, पाटलिपुत्र ऐसा था। पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को कई नामों से जाना है। पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र कहा जाता है, और कुसुमपुर कहा जाता था, कुशाग्र कहा जाता था। ये सब जो नाम है ये मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में प्रयोग किया है। कुशाग्रपुर बात करें, कुशाग्रपुर, कुसुमपुर, आदि जो नाम है वो पाटलिपुत्र के नाम है। पाटलिपुत्र के क्षेत्रफल की बात की गई है कि पाटलिपुत्र था कहाँ, तो पाटलिपुत्र के क्षेत्रफल की जो बात की गई है, कहा गया है इंडिका में जो पाटलिपुत्र है वो दो नदी, वैसे तो नदियों के बीच में था, 5 नदियों के बीच में था, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से कहा गया है ये नदियां दो नदियों के बीच में स्थित था। ये हो गई हमारी गंगा नदी हो गई, ये हो गई हमारी गंगा नदी हो गई, और दूसरी हमारी इधर से आके मिलती है दक्षिण से सोन नदी। सोन नदी ये संगम हो गया, और ये हमारी हो गई राजधानी पाटलिपुत्र। और इसकी क्षेत्रफल की भी बात करी गई है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मेगास्थनीज कहता है कि इसकी जो लंबाई थी वो 16 थी, और चौड़ाई जो थी वो 5 मीटर थी। और इसके बाद यहाँ पे एक जल खाई पाई जाती थी, जल दुर्ग पाया जाता था, वो जल दुर्ग का भी। और टोटल की जो ये एरिया थी ये 80 स्टेडिया थी। 80, ये टोटल की एरिया अगर पूछा जाए तो 80 स्टेडिया थी। अगर यह मापक इकाई जो थी वो 80 स्टेडिया मानी जाती थी। 80 स्टेडिया, 80 स्टेडिया। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल कितना था, मेगास्थनीज कितना बताता है, तो 80 स्टेडिया था। ये जल खाई खोदी गई थी। जल खाई जो खोदी गई थी वो खोदी गई थी, ये जैसे कि इसकी जो चौड़ाई थी वो 125 हाथ थी। इस जल खाई की ये वाली जो चौड़ाई थी, ये वाली जो चौड़ाई थी, ये वाली ये 185 हाथ थी। और गहराई जो थी जल खाई की वो थी 30 हाथ थी। सोचिए, जो पाटलिपुत्र थी उसकी जो जल सुरक्षा की बनाई गई थी प्राचीर दीवार, वो 185 फीट हाथ चौड़ी थी, चौड़ी बनी थी। और फिर जैसे कि चौड़ी ये 185 फीट चौड़ी बनाई गई थी, और 30 हाथ गहरी बनाई गई थी। जल दुर्ग वाली जो जल रक्षा प्राचीर बनाई गई थी। और टोटल की एरिया पूछी जाए तो 80 स्टेडिया थी। ये हो गई हमारी पाटलिपुत्र के बारे में। और यहाँ पे कुम्भरहार, जो कुम्भरहार एक नगर था जिसको कुम्हार कहा जाता है। कुम्भरहार
कुम्हार जो था वो सबसे अच्छा था, क्योंकि ये लकड़ी का बना था और इस पे एक विशेष प्रकार की पॉलिश थी, सुंदरता थी। क्योंकि विदेशी जो यात्री था, इतिहासकार था स्पूनर स्पूनर इस कुम्हार की जो चर्चा करता है अपनी जो अपने राज्य के जो फेमस जो महल थे उनसे चर्चा करता है कि उन सूसा के महलों से चर्चा करता है कि सूसा के महलों से कई गुना सुंदर था पाटलिपुत्र का कुम्हार का महल। तो पूछा जाए कुम्हार का महल किससे बना था, तो लकड़ी से महल था। इसकी तुलना सूसा के महलों से किसने किया था, तो स्पूनर महोदय ने किया था। ये हो गई बात। ये अगर विस्तार की बात करें तो जो पाटलिपुत्र का टोटल विस्तार पाया जाता है वो 80 स्टेडिया पाया जाता है पाटलिपुत्र का विस्तार। और जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था, भारत में आया था, वो 350 बीसी में आया था। ये हो गई मेगास्थनीज की बात। मेगास्थनीज की बात में अन्य बात देख लेते हैं कि और क्या कहता है। तो मेगास्थनीज और कहता है कि इसके अलावा देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में और क्या विवरण मिलता है। अगर हम बात करें कर व्यवस्था की, तो कर व्यवस्था की जो बात करी गई है वो करी गई है 1/4। यहाँ पे जो चाणक्य कर व्यवस्था की बात किए थे वो 1/6 किए थे, लेकिन मेगास्थनीज अपनी इंडिका में जो कर की दर बताता है वो 1/4 बताता है। इसके बाद मेगास्थनीज कहता है कि सोने की खाने थी, सोने की खाने थी मौर्य साम्राज्य में। कैसे, तो कहता है कि जो चींटी थी वो अपने मुंह पे सोने की कड़ लेके आती थी। उस आधार पे कहता है कि मौर्य साम्राज्य में सोने की खाने थी, इसीलिए जो चींटियां थी अपने मुंह में सोने की कड़ लेके आती थी। ये बात कौन कहता है, तो ये मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कहता है। इसके बाद दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा, तो दास प्रथा के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि नहीं थी या अभाव था। क्यों था, क्योंकि जो भारत की दास प्रथा थी वो नॉर्मल दास प्रथा थी, और मेगास्थनीज जो था ये यूनान का था। यूनान के दास की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। यूनान के दासों को एकदम जानवर जैसे ट्रीट किया जाता था, उनसे बहुत काम लिया जाता था, उनको जानवर समझा जाता था। फिर उनको काम करवाने के बाद उनको एकदम जेल जैसे बंद कर दिया जाता था। और हमारे भारत में जो दास था वो परिवार का अंग माना जाता था। उनको बराबर खाना खिलाया जाता था, काम लिया जाता था, बराबर बैठाया जाता था, त्योहारों पर उन्हें कपड़ा दिलाया जाता था। तो इस चीज को वो अंतर नहीं कर पाया मेगास्थनीज। इसी आधार पे वो कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। वही कौटिल्य कहते हैं कि भारत में 9 प्रकार की दास प्रथा थी। इसके बाद हम जाति की बात करें तो कहते हैं कि जात प्रथा तो मेगास्थनीज बताता है अपनी इंडिका में कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जहाँ थी क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके जगह पे जो मेगास्थनीज है वो दास प्रथा का वर्णन करता है। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं वो मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होती हैं। बाकी चीजें जो हैं हम लोग जब वो स्थितियाँ पढ़ेंगे, जैसे पाठ सामाजिक जीवन मौर्यकालीन पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, धार्मिक पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग उसमें भी कुछ चीजें ये स्रोतों की पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक व्यू देख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का पता चल जाए और क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इसके बाद है ये स्काइलेक्स महोदय की बात करें तो स्काइलेक्स महोदय भारत पे जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण में भी ईरान का राजवंश था हखामनी राजवंश। तो हखामनी राजवंशों के टाइम के जो शासकों ने आक्रमण किया था भारत में, वही दारा थर्ड के टाइम के आसपास जो स्काइलेक्स है ना
वो भारत की भूमि पे आए हुए थे। भारत की भूमि पे आए हुए थे और भारत के बारे में कुछ लिखे हुए थे। तो कौन कब आए थे भारत के भ्रमण पे? तो ये 330, ये इंडियन समय है ईरानी आक्रमण का। तो स्काइलेक्स 330 ईस्वी में भारत भ्रमण पे आए थे। ये एक इतिहासकार और साहित्यकार थे। स्काइलेक्स की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी गया है इतिहास के पेपर में कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसने भारत के बारे में सबसे पहले लिखा। तो स्काइलेक्स है जो विदेशी शासक है, सबसे पहले भारत के बारे में लिखता है। तो पूछा जाए कि भारत के बारे में सबसे पहले विदेशी शासक या विदेशी इतिहासकार कौन सा है जो भारत के बारे में लिखा सबसे पहले, तो हो जाएगा स्काइलेक्स हो जाएगा। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत के बारे में जो सबसे पहले लिखे थे वो लिखे थे स्काइलेक्स महोदय ने भारत के बारे में लिखा था, विदेशी में पूछा जाए तो। इसके बाद है ये प्लूटार्क। प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क अपने ब्यूरो में ये सिकंदर के जो भारतीय आक्रमण थे, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक दौर के समय पे सिकंदर जो पश्चिमेतर हिस्सों पे आक्रमण कर रहा था, छोटे छोटे राज्यों पे और विजय प्राप्त कर रहा था, उनका जो वर्णन देता है वो प्लूटार्क देता है और इसकी सेनाओं का भी वर्णन देता है। तो प्लूटार्क जो अपने ब्यूरो में प्रस्तुत करता है वो सिकंदर के भारतीय अभियानों की और विजय यात्राओं की वर्णन का चर्चा करता है। इसके बाद अगले इतिहासकार हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की बात करें तो इनकी जो रचना है वो है जियोग्राफिया। जियोग्राफिका की बात करें तो इसमें जो वर्णन मिलता है ये पश्चिमोत्तर हिस्सों में भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे ये है ये वाली एरिया जो भारत की है, यहाँ पे भारतीय के सिकंदर के भी आक्रमण और ये पश्चिमोत्तर हिस्सा होता है भारत के। यहाँ पे ईरानी जो आक्रमण होता है, मतलब भारत पर पहला आक्रमण जो था वो ईरानी था, उसके बारे में जो वर्णन मिलता है वो स्ट्रैबो बताता है। इसके बाद है ये एरियन महोदय हैं। एरियन की जो रचना है वो इंडिका है। यहाँ पे इंडिका वो मेगास्थनीज की इंडिका अलग है, ध्यान रखिएगा, और एरियन की इंडिका अलग है। एरियन की इंडिका से मौर्यकालीन जानकारी संक्षिप्त रूप में प्राप्त होती है। तो ये अंतर याद रखिएगा कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना का भी नाम इंडिका है और एरियन की रचना का भी नाम इंडिका है। इसके बाद है इतिहासकार ये हैं जस्टिन। जस्टिन जो चर्चा करते हैं ये सिकंदर की विजयों की चर्चा करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात की चर्चा करते हैं। सिकंदर किस प्रकार विजय प्राप्त किया और इसी बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, घनानंद को पराजित करने के उद्देश्य से जो सिकंदर से मुलाकात किया था उसकी भी जो चर्चा जो करते हैं वो जस्टिन महोदय करते हैं। इसके बाद ये हैं विदेशी यात्री, ये हैं फयान, जो इनकी रचना है फो क्यों की, इसमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद ये हैं हुएन सांग सीओ, इनकी रचना है सीओ की, जिसमें कुछ मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप ये साहित्य स्रोत हैं जिनसे हम कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकता है। तो बाकी आज के लिए जय हिंद। अगली क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पे क्लास करेंगे।